Good morning to all of you. Welcome to all in my class friend. This is Archana Economica जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए. ऑल राइट. एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए सो दैट कोई भी नया कंटेंट, नया वीडियो कुछ भी अपलोड होता है तो आप नोटिफिकेशन आपको पहुँचे. राइट. सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा 12th क्लास का ऑलमोस्ट क्या कम्प्लीटली राइट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है चैप्टर वाइज. ठीक है ना. क्वेश्चंस जो मैं दे रही हूँ, आपका जो करा रही हूँ, वो बेटा आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो आपके टीजीटी, पीजीटी, जीआरएफ, नेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ. प्रैक्टिस सेट की बात कर रही हूँ मैं, जो क्वेश्चंस देती हूँ मैं आपको. राइट. बट जो चैप्टर्स मैंने दिए, थ्योरी दिए, वो मैं 12th स्टैंडर्ड का दे रही हूँ. तो इसमें कंफ्यूज मत होना. ठीक है ना. और ये कंप्लीट होने दो, फिर मैं आगे चल के मंजू पाटनी और अदर जो राइटर्स हैं हमारी, ठीक है ना, होम साइंस की, या जैसे आप फिजियोलॉजी या साइकोलॉजी पढ़ते हो, उसके जो बेस्ट राइटर हैं उनकी बुक्स मैं ग्रेजुएशन लेवल और मास्टर लेवल पे दूंगी. बट अभी इनिशियल स्टेज पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है. और कॉन्सेप्ट आप चूँकि टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो आपका 12th में क्या है सिलेबस गो थ्रू हो जाओ. ठीक. फिर देन आपका मैं ये जैसे नोट्स हमारा कंप्लीट होता है, फिर 11th में जम मारेंगे. राइट. 11th का हो जाए, फिर देन 10th, देन 9th. ये 9 to 12th हो गया. तो इसका मतलब टीजीटी, पीजीटी का सिलेबस आपके दिमाग में ये हो गया क्या क्या है. ठीक. चैप्टर्स गो थ्रू हो गए और प्रैक्टिस जो आपका कराया जा रहा है वो नेट जेआरएफ लेवल तक कराया जा रहा है. राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड थिंग, जब हम 9 to 12th हम ये कर लेते हैं, देन वी विल टेक जंप ऑन ग्रेजुएशन लेवल. जो हमारा ग्रेजुएशन है बीएससी में या बीए में, जो आप होम साइंस पढ़ते हो, मंजू पाटनी या जिनका भी पढ़ते हो, आपको सब राइटर्स पता होते हैं, आपने कर रखे हैं. ठीक है ना. और मास्टर्स लेवल के जो बुक्स हैं, बुक्स मतलब टेक्स्ट बुक की बात कर रही हूँ मैं, गाइड वाइड की बात नहीं कर रही हूँ. ठीक है ना. तब उनसे चैप्टर्स मैं लूँगी. ठीक. लेकिन अभी फर्स्ट ऑफ ऑल 12th हमारा कंप्लीट हुआ है और मेरे पास हैंड रिटन नोट्स कुछ हैं, वो मैं आपको शेयर करें उनकी वीडियोस. ठीक है ना. ये कंप्लीट होने के बाद मैं 11th में जम मारूंगी. राइट. और प्रैक्टिस हमारा एज इट इज़ चलता रहेगा. अभी ये नोट्स देने के बाद फिर प्रैक्टिस कराऊंगी, देन चैप्टर आएंगे, देन प्रैक्टिस कराऊंगी. बीच में दोनों का बैलेंस बना के ही रखना है. ऑल राइट. एंड दिस इज़ अबाउट होम साइंस. राइट. जैसा कि मैंने बताया, होम साइंस का सीरीज़ थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, एक लेवल पकड़ लेगा. देन हम जो है इकोनॉमिक्स पे जम मारेंगे, क्योंकि नहीं तो हमारे मिक्स हो जाएंगे सारी चीज़ें. ठीक. तो जैसे आप कभी चैनल पे आते भी हो, चूँकि चैनल का नाम लिखा हुआ अर्चना इकोनॉमिका. राइट. उस वक्त आई वॉज प्लानिंग कि मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स दूंगी, बट माई सब्जेक्ट इज़ होम साइंस ऑल्सो. ठीक है ना. और मेरा साइको वगैरह और सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट में लगभग कमांड ठीक ठाक है. ठीक है ना. तो बाद में ये प्लान हुआ कि क्यों ना हम मतलब ब्रॉड लेवल पे सोचें. ठीक है ना बेटा. तो आप इकोनॉमिका का सोच के ये मत सोचना सिर्फ इकोनॉमिक्स चलेगा, सब कुछ चलेगा ब्रॉड लेवल पे. ठीक. आगे चल के जो है चूँकि मैं जनरल स्टडीज़ के भी मैं आपका प्रैक्टिस कराया, अभी यूपीपीसीएस का जब हुआ था तो उसके भी क्वेश्चंस मैंने दिए. तो इस तरह से हमारा एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म है. आगे चल के बहुत ही बड़े लेवल पे ये दिखेगा आपको. ठीक है ना. अभी इनिशियल स्टेज है, तो अभी प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड बेल आइकन एंड आपका नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए सो दैट जो है हमारी पहुंच जो है हर एक के पास हो सके. राइट. मैं थोड़ा सा मैंने नोटिस किया ये चीज़, जैसे व्यूज़ तो कर रहे हो आप लोग, व्यू कर रहे हो, बट आप शेयर एंड लाइक में थोड़ा सा चूक जा रहे हो. कर दो यार, फ्री में जा रहा है, कुछ आपका जाना नहीं है. राइट. चलो, ये हो गया.
अब हम विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। ठीक, कथा समाप्त। चलो, सो बेटा हम इसी चैप्टर पे थे। ठीक, पेशी तंत्र हमारा मसल्स के बारे में हो रहा था कि दो प्रकार हैं, एक ऐच्छिक पेशियां हैं, एक अनैच्छिक पेशियां हैं। ठीक, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आइए, ऐच्छिक पेशियां कौन सी होती हैं बेटा? जैसे हमारे हाथ हो गए, पैर हो गए, आँख हो गए, गर्दन हो गए, शरीर के अन्य जो अंग हो गए, राइट। मतलब जो चाहो, इच्छा अनुसार हाथ पैर हिलाते हो, आंखें खोलना बंद करना आपके हाथ में है, राइट। गर्दन जैसे चाहो घुमा लो, शरीर के अदर अंग्स, राइट। अनैच्छिक पेशियों में क्या होता है बेटा? इन पेशियों का अस्थियों से कोई संबंध नहीं होता। पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। ये पेशियां अनैच्छिक होती हैं, अर्थात इन पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये पेशियां स्वतः कार्य करती हैं। ये पेशियां रुधिर कोशिकाओं, शरीर के उन सभी भागों में पाई जाती हैं जो स्वयं कार्य करते हैं, जैसे आँखों की पुतलियों में प्रकाश की तीव्रता के अनुसार स्वतः फैलने या सिकुड़ने की क्रिया होती है, राइट। ये पेशियां आहारनाल, मूत्राशय, अंडवाहिनी, मूत्रवाहिनी, आँखों के आइरिश आदि भागों में मिलती हैं। फिर हमारा आ गया बेटा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। ये मैंने आराम से पिक्चर्स के साथ आराम से आपको नर्वस सिस्टम पढ़ा रखा है। प्लीज़ आप चैनल पे जाइए। ठीक, अभी तो आप वीडियो देख रहे हो ना, वीडियो के नीचे चैनल का होता है ना, राइट। क्लिक कीजिए, चैनल पे जाइए और आप स्क्रॉल कीजिए। बहुत सारे वीडियो उसमें पड़े हैं, करीब मोर देन 130 वीडियोज़ हैं। तो आप स्क्रॉल कीजिए, होम साइंस के कंटिन्यू आ रहे हैं। तंत्रिका तंत्र, ये नर्वस सिस्टम मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया हुआ है पिक्चर के साथ। तो आप प्लीज़ उसको देखिए, वो आपको हेल्प करेगा, राइट। चलो, ये तंत्रिकाएं वातावरण में हुए परिवर्तन का संवहन शरीर के विभिन्न भागों में करती हैं। फिर इन परिवर्तनों पर विभिन्न अंगों की प्रतिक्रिया भी व्यक्त करती हैं। तंत्रिका तंत्र सभी अंगों, ऊतकों, कोशिकाओं के कार्य में समन्वय स्थापित करते हैं, जिससे कि वे एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। समझ रहा है ना बच्चा? इसमें जो है इंसान का मतलब क्या कंट्रोल नहीं होता है, राइट। अनैच्छिक में, राइट। और ये तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, सारे शरीर में महीन धागे के समान तंत्रिकाएं फैली हुई हैं। छोटे छोटे मतलब धागे के समान, वो रेशे के समान फैली हुई हैं, राइट, जो शरीर की क्रियाओं को नियंत्रण और नियमन का कार्य करती हैं, राइट। ये तंत्रिकाएं वातावरण में हुए परिवर्तन का संवहन शरीर के विभिन्न भागों में करती हैं। फिर इन परिवर्तनों पर विभिन्न अंगों की प्रतिक्रिया, राइट, करती हैं। जैसे कैसे? जैसे अब गर्म तवा है, तवा पे आपने हाथ डाला तो इंस्टेंट आपका मैसेज गया, राइट, और तुरंत आप बिना सोचे समझे तुरंत मतलब आपने अपना हाथ हटा लिया। ठीक, तंत्रिका तंत्र सभी अंगों, ऊतकों, कोशिकाओं के कार्यों में समन्वय स्थापित करते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं, कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, जिससे वे एक इकाई की तरह कार्य करते हैं, राइट सरकार। मानव के तंत्रिका तंत्र के 3 भाग हैं। ये बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। प्लीज़ बेटा आप जाइए, वीडियो ज़रूर देखिए। क्लियर? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, फिर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। ये तो हैंड रिटन नोट्स है, वहाँ पिक्चर के साथ मैंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन किया है। चलो बच्चा, चलो, जो कि तंत्रिका ऊतक का बना होता है। मानव मस्तिष्क सबसे बड़ा होता है। ठीक, पुरुषों की अपेक्षा, हमारे मस्तिष्क की बात हो रही है, राइट, अपेक्षा पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा मस्तिष्क बड़ा होता है। यह अस्थियों के खोल के एक क्रेनियम, जिसे क्रेनियम कहते हैं, से घिरा होता है। क्रेनियम इसे बाहरी आघातों से बचाता है। मानव मस्तिष्क के विभिन्न निम्न 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। बृहत मस्तिष्क, सेरिब्रम, बहुत अच्छे से, बार बार मैं बोल रही हूँ, सॉरी टू से, बट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। प्लीज़ आप वीडियो पे जाइएगा, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। पिक्चर्स देख के आप करोगे ना तो और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है।
यह बृहद मस्तिष्क सेरिब्रम, यह मस्तिष्क का बहुत बड़ा भाग होता है। यह मस्तिष्क के शीर्ष पार्श्व पश्च भागों को ढके रहता है। इसके बीच में एक लंबी दरार होती है, जिसके कारण यह बाएं तथा दाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध सेरिब्रम हेमिस्फीयर में बटा होता है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध सेरिब्रम हेमिस्फीयर में बटा होता है, राइट। प्रत्येक गोलार्ध में कई छोटे छोटे भागों में बटा होता है, जो विभिन्न क्रियाओं से संबंध रखते हैं। यह मस्तिष्क का महत्वपूर्ण भाग है। सोचने समझने की शक्ति, संवेदना, स्मरण शक्ति, प्रेम, घृणा, भय, कष्ट का अनुभव आदि का संबंध बृहद मस्तिष्क से ही होता है। पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। क्वेश्चन आ भी चुके हैं सैकड़ों टाइम्स और आगे आने की भी संभावना बनी हुई बरकरार है, राइट। तो मतलब आप जब सोचते हो, सोचने समझने की जो शक्ति होती है, आपकी सेंसिटिविटी होती है, राइट। कहीं कुछ आपके आसपास गलत हो जाता है, हो रहा होता है, सही हो रहा होता है, उसके प्रति आप कितने सेंसिटिव होते हैं। किसी को कष्ट में देखकर आप कैसे मतलब सेंसिटिव हो जाते हो, राइट। ये चीज़ें स्मरण, याददाश्त, स्मरण शक्ति, राइट, प्रेम, किसी से अफेक्शन होना, घृणा, हेट, भय, डर, कष्ट का अनुभव होना, ये सब हमारे बृहद मस्तिष्क में होता है। बार बार इसको रट डालो, ठीक है। यही वीडियो में रहते रहते ही याद कर लो। तो सोचने समझने की शक्ति, संवेदना, स्मरण, प्रेम, घृणा, भय, कष्ट, ये सब बृहद मस्तिष्क का कार्य है, राइट। उसी से होता है, उसी में जो है मस्तिष्क से ही होता रहता है, राइट। इनका रिलेशन इसी से है। बुद्धि चतुराई तथा कार्य करने की शक्ति का केंद्र भी यही है, ठीक। क्लियर सरकार। लघु मस्तिष्क सेरिबेलम, यह बृहद मस्तिष्क से बहुत छोटा होता है। लघु मस्तिष्क बृहद मस्तिष्क से बहुत छोटा होता है, उसके पीछे तथा नीचे की ओर स्थिर रहता है। यह 3 पिंडों लोब्स में बटा होता है, एक मध्य पिंड तथा 2 पार्श्व पिंड। मस्तिष्क का यह भाग शरीर को संतुलित करता है तथा चलने फिरने पर नियंत्रण करता है। इस पर हानि पहुंचने से शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। सेरिब्रम के नष्ट हो जाने से हाथ एवं पैरों की ऐच्छिक पेशियां काम करना बंद कर देती हैं। इसी प्रकार बात करने में भी कठिनाई होगी, क्योंकि तब जीभ एवं जबड़ों को पेशियों के बीच समन्वय नहीं हो पाएगा। क्लियर सरकार। सेतु या पुल, पॉन्स वेरोलाई, यह लघु मस्तिष्क के सामने की ओर, ठीक है, लघु मस्तिष्क के सामने की ओर उजले रंग का भाग होता है। यह नाड़ी तंतुओं का बना होता है, लघु मस्तिष्क के पार्श्व पिंडों को जोड़ता है। क्लियर। चलो अच्छा, फिर हमारा सुषुम्ना शीर्षक मेडुला ऑब्लोगेटा, राइट। यह मस्तिष्क के पीछे का बेलनाकार भाग होता है जो सुषुम्ना से जुड़ा होता है। इसमें बहुत से मस्तिष्कीय तंत्रिकाएं, क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं। यह कई प्रकार की अनैच्छिक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, रक्त परिसंचरण, उत्सर्जन आदि का नियंत्रण करता है। इस पर आघात पड़ने से मानव की मृत्यु भी हो सकती है। मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड, यह मस्तिष्क के पिछले सिरे से शुरू होकर रीढ़ की हड्डियों के अंदर न्यूरल कैनाल में नीचे की ओर बढ़ता है, रीढ़ की हड्डी के अंत तक फैला होता है। इससे 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। यह परिवर्ती क्रियाओं का महत्वपूर्ण केंद्र होता है। क्लियर। परावर्ती क्रियाओं का। परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत सभी तंत्रिकाएं आती हैं जो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलती हैं। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं क्रेनियल नर्व्स या कपालीय तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली सभी तंत्रिकाएं स्पाइनल तंत्रिकाएं, स्पाइनल नर्व्स कहलाती हैं, ठीक।
नेक्स्ट हमारा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर पर उसी के समानांतर मानव शरीर में एक और तंत्रिका तंत्र होता है जिसे स्वामल तंत्रिका तंत्र कहते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अंतरंग अंगों के कार्यों का नियंत्रण स्वतः और अनैच्छिक रूप में करता है। इसे तंत्र से जिन जैव कार्यों का नियंत्रण होता है उनमें से प्रमुख है, कौन सा है? पाचन, ग्रंथियों के स्रावण, अनैच्छिक पेशियों की गति, हृदय गति, आँख की पुतली का सिकुड़ना और फैलना। क्लियर? प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। प्रतिवर्ती क्रियाएं प्राणियों की मूलभूत क्रियाएं हैं। क्लियर? आइए डर से कब अच्छा। प्रतिवर्ती क्रिया में संवेदी अंग द्वारा संवेदनाओं को त्वचा या अन्य ग्राही अंगों से संवेदना मार्ग द्वारा मेल रज्जु में पहुंचा दिया जाता है। यहाँ से संवेदना प्राप्त कर उचित आदेश निर्गत होता है। ये आदेश प्रेरक मार्ग से होते हुए फिर अभिवाही अंगों में पहुंचते हैं जहाँ तंत्रिका केंद्र के आदेश के अनुसार कार्य होता है। पेशियों में गति, ठीक, और तब परावर्ती क्रिया होती है। राइट? ज्ञानेंद्रियां हमारी आ गई, ठीक, सेंसिटिव ऑर्गन्स आ गए। राइट? ये एक प्रकार की तंत्रिका है जो विशेष प्रकार की संवेदनाओं को ग्रहण करती है। संवेदी तंत्रिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया, राइट, से ज्ञान का बोध होता है। वह चेतना या संवेदना कहलाता है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो निम्न हैं। कौन कौन सी हैं? आँख, कान, त्वचा, नाक, जिह्वा। क्लियर? आँख हमारी क्या है? आई। यह देखने से संबंधित ज्ञानेंद्रिय है जो प्रत्येक मनुष्य के चेहरे पर नासिक के ऊपरी हिस्से में दोनों ओर माथे के नीचे खोपड़ी के 2 हड्डी युक्त गड्ढों में स्थित रहता है। प्रत्येक आँख की बाहरी ओर से ऊपरी एवं निचली पलकों से ढकी होती है। आँख में अश्रु ग्रंथियाँ होती हैं जिसके कारण आँख सदैव नम रहती है। इन अश्रुओं से आँखों की जीवाणु या कण आदि से रक्षा होती है। इसमें 3 परतें पाई जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बाह्य पटल, स्क्लेरोटिक, यह आँख की सबसे ऊपरी गोलाकार परत है। इसका अपारदर्शक भाग जो सामने की ओर उभरा होता है कॉर्निया कहलाता है। राइट सरकार? चलो, फिर आपका आ गया मध्य पटल, ठीक है ना, कोरॉइड। मध्य पटल सामने आइरिश से मिला हुआ होता है। आइरिश कॉर्निया के बीच का रंगीन भाग होता है। आइरिश के मध्य में एक छोटा गहरे रंग का छिद्र जैसा दिखाई देता है जिसे प्यूपिल कहते हैं। आइरिश के दोनों ओर की मांसपेशियां प्यूपिल के व्यास को घटा या बढ़ा सकती हैं। अंतःपटल, रेटिना, यह आँख की आंतरिक परत है। इसकी मुख्य परत रॉड और कॉन्स की बनी होती है जिसे रोडोप्सिन नामक रंगीन पदार्थ भरा होता है जिसके कारण यह नीली दिखाई देती है। रेटिना आगे की ओर एक गहरा गड्ढा बनाता है जिसमें एक बाइकॉन्वेक्स उभयोत्तल लेंस स्थित होता है। इसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणें किसी देखने वाली वस्तु से परावर्तित होकर आँख के अंदर जाती हैं। लेंस के दोनों ओर स्थित सिलियरी मांसपेशियां लेंस के उभार को घटाती या बढ़ाती हैं। कॉर्निया और लेंस के बीच वाले भाग में जल के समान पतला एवं साफ द्रव भरा रहता है जिसे एक्वियस चैम्बर कहते हैं। इस चैम्बर की अंदर की सतह एक पीत बिंदु येलो स्पॉट होता है। इसी बिंदु पर बाहर से प्रकाश की किरणें आकर केंद्रित हो जाती हैं तथा प्रतिबिंब बनाती हैं। प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है जिसे मस्तिष्क अपने अनुसार सीधा कर समझता है।
पीत बिंदु के पीछे अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, यहाँ अश्वग्रंथियाँ पाई जाती हैं। राइट, कान हमारा आ गया। कान का भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है डियर, आप प्लीज़ जाइए देखिए, ठीक, पिक्चर्स के साथ बहुत ही अच्छे से किया है। कान, ईयर, यह सुनने वाली ज्ञानेंद्रिय है। कान प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर आँख के बाहर और चौड़े पंखे के समान उपास्थ द्वारा बना होता है। इनकी संख्या 2 होती है। क्लियर सरकार? चलो, कान के भीतर लगभग 2.5 सेमी की नली होती है, ठीक, जो हमारा मतलब बाह्य भाग होता है। राइट, जिसे श्रवण नली कहते हैं। इस नली में छोटे छोटे रोए होते हैं जो कान के अंदर धूल आदि जाने से रोकते हैं। अंत में यह नली एक झिल्ली से बंद होती है जिसे कर्णपटल या हम बोलते हैं ना कान का पर्दा। बचपन में मम्मी पापा बोलते थे ना, कान में लकड़ी, आँख नहीं, कैसे 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 मुझे याद नहीं आ रहा यार, दादाजी मेरे बोलते थे, आँख में अंजन दांत में मंजन, नितकर नितकर नितकर, नाक में उंगली कान में लकड़ी, मत कर मत कर मत कर। ठीक, तो बोलते थे अरे ये सब मत डालो, जो है लकड़ी वगैरह जिससे लोग कहते हैं वो निकाल लो, मतलब वैक्स वगैरह निकालो, ये करो फलाना ढमकाना। तो जो है हमारे सीनियर्स जो होते थे वो हमें डांटते थे ना कि जो ये मत करो, बहरे हो जाओगे, कान का पर्दा फट जाएगा। तो कान का वही पर्दा जो होता है वो कर्णपटल होता है। ठीक, राइट सरकार। बाह्य कर्ण का काम बाह्य ध्वनि की तरंगों को एकत्रित करके श्रवण नली में अंदर भेजना है। राइट, अब मिडिल ईयर आ गया आपका मध्य कर्ण। यह बाह्य कर्ण तथा अंतःकर्ण के बीच का भाग है। इस भाग का मुख्य काम होता है कान के पर्दे को सुरक्षित रखना। अंतःकर्ण यानी इंटरनल ईयर, यह कान का अंतिम भाग है। इस भाग को कलागहन या मेम्ब्रेन्स या लैब्रिंथ भी कहते हैं। यह पेरिलिम्फ नामक द्रव में तैरता रहता है। कलागहन भी द्रव से भरा रहता है जिसे पेरिलिम्फ कहते हैं। पेरिलिम्फ में अर्धचंद्राकार नलिकाएं स्थित होती हैं जिन्हें एम्पुला कहा जाता है। यहाँ श्रवण तंत्रिका होती है जिसका कार्य शरीर को संतुलित दिशा में रखना है। अंतःकर्ण के मध्य भाग वेस्टिब्यूल में एक बड़ा अंडाकार छिद्र होता है जो एक झिल्ली से ढका रहता है। अंतःकर्ण का अंतिम भाग कॉक्लिया कहलाता है जो लंबा एवं घोंघे की तरह कुंडलित होता है। इसके अंतिम सिरे पर श्रवण नाड़ी होती है जिसका संबंध मस्तिष्क से जुड़ा होता है। कॉक्लिया अपने पास पहुंची श्रवण तरंगों को मस्तिष्क के श्रवण केंद्र को भेज देता है। मस्तिष्क की सहायता से सुनी हुई ध्वनि की पहचान की जाती है जिसमें ध्वनि तरंगों के आधार पर शब्दों का ज्ञान होता है। त्वचा माने हमारी स्किन आ गई। राइट, त्वचा, ये भी बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। आप कृपा करके प्लीज़ जाके स्क्रॉल करके सारी वीडियोस देखो, आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी बेटा। मैं शॉर्टकट रास्ते नहीं अपना रही हूँ, ठीक है ना। प्लीज़ जाइए, अगर आप इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर TGT BGT, अगर आपको सचमुच निकालना है तो। त्वचा स्पर्श इंद्रिय है। त्वचा के द्वारा स्पर्श, ताप, पीड़ा, शीत, दबाव, भारी, हल्का आदि का बोध होता है। क्लियर, चलो आ जाओ। ये हो गया नाक में पहुंचकर स्थानीय स्राव खुलता है। घ्राण कोशिका ऑल फैक्ट्री लोच को उद्दीप्त करता है, हमें उसकी गंध का अनुभव होता है। चलो, जीवा हमारा हो गया। जिह्वाया रसास्वादन की ज्ञानेंद्रिय है, इसे स्वादेंद्रिय भी कहा जाता है। जीभ के द्वारा हमें स्वाद संवेदनाओं के माध्यम से स्वाद का पता चलता है। स्वाद का पता जिह्वा पर नन्हे उभारों से, जिन्हें पैपली
यह जी यूंकर कहते हैं, राइट, ठीक है ना। चलता है। और जो है स्वाद मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा। पूरा टंग का पिक्चर लगा हुआ है, उस पे बताया गया है कौन सा मीठे का स्वाद कहाँ होता है, खट्टे का कहाँ होता है, नमकीन का कहाँ होता है, कड़वा का कहाँ होता है। बहुत अच्छे से इंडिकेट किया, प्लीज़ आप जाके देखिए। बार बार मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक, ये तो आप सिर्फ रट रहे हो, वहाँ आप देख के समझ लोगे। ठीक, चलो। प्रजनन तंत्र, ठीक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रजनन तंत्र जीवधारियों का महत्वपूर्ण लक्षण है। प्रजनन द्वारा ही जीवों की एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी का जन्म होता है। प्रजनन के द्वारा ही जीवन की उत्पत्ति से लेकर आज तक जीवन की निरंतरता बनी हुई है। जिस प्रक्रम द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। मनुष्य में प्रजनन तंत्र अन्य जंतुओं की अपेक्षा अधिक विकसित एवं जटिल होती है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, अर्थात नर और मादा जननतंत्र अलग अलग होते हैं। नर जनन अंग में निम्न लैंगिक अंग होते हैं। वृषण होता है, जिसे हम जो है टेस्टिस बोलते हैं। मनुष्य में एक जोड़ा वृषण नर जनन अंग के रूप में जाना जाता है। ये अंडाकार होते हैं। ये दोनों वृषण कोश में अलग अलग स्थित होते हैं। वृषण कोश का कार्य होता है शुक्राणु का मतलब स्पर्म होता है, राइट, उत्पन्न करना। एक बार स्खलन में शुक्राणुओं की संख्या कम से कम 20 और अधिकतम 20 लाख हो सकती है। पॉइंट शुड बी नोटेड। मिनिमम कितना होता है 20, ठीक, और मैक्सिमम 20 लाख, 20 to 20 लाख, 20 to 20 लाख। याद कर लो ये चीज़ें, रट डालो बिल्कुल। दोनों फ़ायदा है ना, आपका नॉलेज भी बढ़ रहा है, आपका एग्ज़ाम भी निकल जाएगा, तो अच्छी बात है ना। शुक्र वाहिका, वाश डिफरेंस, राइट, यह भी एक पतली नलिका होती है जिसकी भित्तियां मांसपेशियों की बनी होती हैं। ये शुक्राणुओं को अधिवृषण से लेकर आगे की ओर जाती हैं। क्लियर। शुक्राशय, यह एक जोड़ी पतली पेशी युक्त भित्तियों वाली रचना होती हैं। यह प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर स्थित होता है। यह द्रववीर्य के 50 से 80% भाग का निर्माण करता है। ठीक, लिक्विड जो आपका स्पर्म होता है उसका द्रववीर्य का जो है 50 से 80% भाग का निर्माण करता है, राइट। जस्ट वेट। मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा, ठीक, यह एक लंबी मांसल नली होती है जो मूत्राशय से शुरू होती है। मूत्र मार्ग शिशन यानी पेनिस के आगे बढ़ता है। पेनिस के सिरे पर मौजूद जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। इस मूत्र मार्ग से होकर मूत्रवीर्य यानी सीमेन, राइट, दोनों बाहर निकलते हैं। मतलब इसी रास्ते से जो है आपका यूरिन भी डिस्चार्ज होता है और आपका सीमेन भी यहीं से डिस्चार्ज होता है। क्लियर। प्रोस्टेट, यह मूत्र मार्ग से मूत्राशय तक जुड़ा रहता है। इसका आकार गोल सुपारी की तरह होता है। यह वीर्य को एक विशेष प्रकार की गंध प्रदान करता है। समझे। प्रोस्टेट क्या करता है, आपका जो सीमेन होता है उसको स्मेल प्रदान करता है। क्लियर। फिर आपका आ गया शिश्न यानी पेनिस। यह नर का बाह्य जनन अंग है जो बेलनाकार होता है। शिश्न का शिखर भाग जो विशेष संवेदनशील होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है, राइट, ग्लांस कहलाता है। ग्लांस समान दशा में त्वचा के एक ढीले आवरण से ढका होता है जिसे प्रीप्यूस कहते हैं। सामान्य दशा में शिश्न छोटा एवं शिथिल होता है, परंतु मैथुन
के पूर्व रक्त की अधिक आपूर्ति के कारण यह अधिक लंबा एवं मोटा और कड़ा हो जाता है और मादा यौन में प्रवेश करने के योग्य हो जाता है। मैथुन कॉपुलेशन के बाद शिशिन शिथिल हो जाता है। इस मैथुन की क्रिया के दौरान ही शिशिन वीर्य को मादा की यौन में पहुंचाता है। राइट सरकार। चलो ये हो गया। चलो ग्रीवा इसे आगे 30 दिनों तक जीवित रहता है। वीर जो है 30 डेज तक जीवित रहता है। क्षारीय गाढ़ा चिपचिपा गंधयुक्त तरल पदार्थ है जिसमें शुक्राणु गतिशील रहते हैं। जो सीमेन होता है ना, उसी में आपका स्पर्म रहता है, मूव करता रहता है। राइट। एक स्वस्थ युवा पुरुष एक बार के स्खलन में 4 से 5 ml वीर स्खलित करता है, सीमेन निकालता है, जिसमें शुक्राणुओं की संख्या अभी मैंने बताया कितना था, 20 to 20 लाख। ठीक, एक बार में। मादा जनन तंत्र अब आ गया, मतलब ये तो हमारा मेल का हो गया था। राइट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और हमारा अभी इसका आ गया क्या नाम, फीमेल का। मानव में मादा जनन तंत्र अंडाणुओं की उत्पत्ति के साथ साथ नर शुक्राणुओं को ग्रहण करने और निषेचन भ्रूण परिवर्धन हेतु विशिष्ट होता है। मादा जनन अंग में निम्न अंग पाए जाते हैं। कौन सा होता है बेटा? सबसे पहला ओवरी होता है। राइट। प्रत्येक मादा में एक जोड़ी अंडाशय पेल्विक कैविटी दोनों ओर स्थित होता है। यह एक अंडाकार रचना है। अंडाशय का आंतरिक भाग तंतु एवं संयोजी ऊतक का बना होता है, जिसे स्टोमा कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब डिंब वाहिनी नली 2 होती है, जो गर्भाशय के ऊपरी भाग के दोनों तरफ लगी रहती है। इसका एक सिरा गर्भाशय से जुड़ा रहता है। राइट। तथा दूसरा सिरा अंडाशय की ओर उंगलियों के समान झालर बनाता है, जिसे फ्रिम्बी बोलते हैं। यह फ्रिम्बी अंडाणु को पकड़कर गर्भाशय में पहुंचाता है। राइट सरकार। फिर गर्भाशय आ गया, आपका यूट्रस आ गया। यह एक थैली के समान होता है जो पल्विक कैविटी में स्थित होता है। यह मूत्राशय और मलाशय के बीच स्थित होता है। समझे? इसका निचला भाग सकरा होता है, जिसे ग्रीवा कहते हैं, जो आगे चलकर यौन में परिवर्तित हो जाता है। राइट। गर्भाशय की ग्रीवा को घेरे रहती। जब निचले सिरे पर बाह्य छिद्र भाग वाल्वा द्वारा बाहर खुल जाती है तो इसकी दीवारें फैलने योग्य हो जाती है। पेशी तथा तंतुमय संयोजी ऊतक से बनी होती है। संभोग की क्रिया में यौन पर शिशिन और स्खलन वीर्य को ग्रहण करती है और शिशु जन्म तथा मासिक स्राव के बाहर निकलने का रास्ता बनाती है। राइट। आगे चलो। बाह्य जननेंद्रिय यौन के बाह्य छिद्र, जिसे भाग कहा जाता है, ये निम्न मादा बाह्य जनन अंग छिद्र होते हैं। ठीक। बृहद ओष्ठ लेविया माजोरा, यह यौन छिद्र के दाएं बाएं एक जोड़ा बाल युक्त त्वचीय फलन होती है। लघु ओष्ठ लेविया माइनोरा, यह यौन छिद्र के दाएं बाएं स्थित बाल रहित त्वचीय फलन वलन है। ऊपरी सिरे पर दोनों लघु ओष्ठ मिलकर एक पतला आवरण बनाते हैं, जिसे प्रेप्यूस कहते हैं। राइट। चलो। यौनारंभ के समय शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। जैसे पुरुषों में
दाढ़ी मूंछ का निकलना, ध्वनि भारी होना, स्त्रियों में स्तनों का विकास और ध्वनि का पतला होना। अंडोत्सर्जन मासिक चक्र, ओव्यूलेशन एंड मंथली साइकिल। ठीक। अंडाणु के परिवर्धन के साथ साथ गर्भाशय भी परिवर्तित होता है। ये क्रियाएं हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती हैं। 28 दिन की सक्रियता में मादा अंडाशय केवल एक अंडाणु की उत्पत्ति करता है। अंडाशय द्वारा अंडाणु की कुछ ज़्यादा शुद्ध साहित्यिक हिंदी हो गया है, लेकिन ठीक है, जो अवेलेबल है वो तो है ना हमारे पास। जो है, जो चीज़ें हैं होम साइंस में हिंदी का ही है ना, इसलिए हिंदी का ही अभी अवेलेबल है। आगे चल के इंग्लिश दूंगी मैं, बट अभी जो मेरे पास है वो मुझे देना ज़रूरी है, डिलीवर करना ज़रूरी है। यूनिवर्स का नियम होता है, आपके पास जो है आप डिलीवर कर दो। चलो, अंडाशय द्वारा अंडाणु की निर्मुक्ति को अंडोत्सर्ग कहा जाता है। कन्या के 11 से 13 वर्ष की उम्र के बाद यौनारंभ में ही फॉलिकल का विकास होने लगता है और यह स्टोमा के अंदर चला जाता है। परिपक्व होने पर फॉलिकल काफ़ी बड़ा हो जाता है, राइट। परिपक्व फुटक, मैन्योर फॉलिकल यानी ग्रैफिन फॉलिकल या ग्रैफिन फॉलिकल, राइट। फुटक खिसक कर अंडाशय की सतह पर आ जाता है। अंडाणु कुछ फॉलिकल कोशिकाओं के साथ अंडाशय तथा फॉलिकल से बाहर निकल जाता है। यौवन काल में अंडाशय के अंदर अंडाशय फॉलिकल की वृद्धि के साथ साथ कन्या में अनेक अंडाशय फॉलिकल के कोशिकाओं द्वारा स्रावित परिवर्तन होते हैं, जैसे स्तनों का बढ़ना, नितंबों का चौड़ा होना, यौन का बढ़ जाना। ये परिवर्तन मुख्यतः अंडाशय फॉलिकल की कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन स्ट्रोजेंस के कारण होते हैं। अंडाशय से शुक्राणु के बाहर निकलने की क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं, राइट। नारी में जनन क्षमता की आयु में अर्थात प्रथम 11 से 13 साल यौनारंभ से 45-50 साल की रजोनिवृत्ति तक की अवधि में प्रत्येक मास सामान्यतः 28 दिनों की अवधि पर गर्भाशय से रक्त श्लेष्मा विघटित अंडा तथा गर्भाशय का टूटा हुआ अंतःस्तर 4 से 6 दिनों तक बाहर निकलता रहता है, राइट। इसी प्रक्रिया को रजोस्राव कहते हैं, मासिक स्राव कहते हैं, रजोधर्म कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं, पीरियड्स वगैरह यही होता है, राइट। रजोस्राव शुरू होने के 2 सप्ताह बाद पुनः अंडोत्सर्ग होता है। यह प्रक्रिया एकांतर रूप से रजोनिवृत्ति तक चलती है, किंतु यदि संभोग क्रिया के कारण अंडा निषेचित होकर गर्भ धारण कर लेता है तो रजोस्राव और अंडोत्सर्ग दोनों बंद हो जाते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद यह क्रिया पुनः शुरू हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है बेटा? क्योंकि जो ब्लड होता है, टिश्यूज़ होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उन्हीं से तो बेबी का जो सेल डेवलप हो रहा है ना, उन्हीं से बच्चा बन रहा है, इसलिए स्टॉप हो जाता है। लेकिन जैसे बेबी का बर्थ हो जाता है फिर वो साइकिल आपका स्टार्ट हो जाता है, राइट बेटा। चलो, अंडोत्सर्ग के पहले गर्भाशय निषेचित अंडे को ग्रहण करने के लिए अपने को तैयार करता है। इसके लिए गर्भाशय का भीतरी स्तर तथा रक्त नालिका टूटकर योनि द्वारा बाहर निकल जाता है। भीतरी नया स्तर बन जाता है, राइट। इस प्रक्रिया को रजोधर्म कहते हैं। 4 से 6 दिन तक चलता है। रजोधर्म शुरू होने के 14 दिन बाद अंडोत्सर्ग होता है और अंडा फेलोपियन ट्यूब में माने नली में, राइट, आ जाता है और 2 दिन तक यदि शुक्राणु द्वारा निषेचित नहीं हुआ तो विघटित होकर रजोस्राव के साथ बाहर निकल जाता है, राइट। निषेचन, फर्टिलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुक्राणु और डिंब के संभोग को निषेचन कहते हैं, राइट। अंडे का निषेचन फेलोपियन ट्यूब में होता है। संभोग क्रिया में वीर्य यौन में गर्भाशय ग्रीवा के पास स्खलित होता है।
यहाँ से वीर्य के शुक्राणु गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं और अगर फैलोपियन नली में अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु पहुँच जाता है, वह उसके चारों ओर चिपक जाता है। उनमें से एक शुक्राणु के अंदर घुसकर उसे निषेचित करता है। राइट। इसके बाद क्या होता है, वो जो है जाइगोट्स बनता है और वो जो है गर्भाशय की भीतरी दीवार से चिपक जाता है। इसे भ्रूण का आरोपण कहते हैं, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन कहते हैं। राइट। गर्भाशय प्रेगनेंसी, अंडाणु के निषेचन होने पर अंडाशय के अंदर कार्पस ल्यूटियस का विकास होता है, जो प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित करता है। इसके कारण गर्भाशय की दीवार, ये बेटा पॉइंट शुड बी नोटेड, ये प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये हार्मोन स्रावित होता है, इसके कारण ही गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है। मतलब प्रेगनेंसी के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोजेस्टेरोन। राइट। ये बहुत ज़रूरी है, मतलब याद रखना, क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर। इसके कारण गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है। भ्रूण रोपण के बाद नारी गर्भवती कहलाती है। भ्रूण से कई उभार निकलते हैं जिन्हें विलाई कहते हैं। विलाई गर्भाशय की दीवार में धंस जाती है और मातृ रक्त से घिर जाती है। भ्रूण और मादा के गर्भाशय को जोड़ने वाली रचना को अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। इसका अधिकांश भाग भ्रूण द्वारा बनता है। इसी प्लेसेंटा के जरिए पोषक तत्व और ऑक्सीजन माता के रक्त से विसरित होकर भ्रूण के रक्त में पहुंचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अन्य दूषित पदार्थ को माता के रक्त में पहुंचाते हैं। प्लेसेंटा की रक्त कोशिकाएं भ्रूण के नाभिरज्जु में मौजूद धमनी एवं शिरा से जुड़ी रहती है। नाभिरज्जु भ्रूण के अंदर से जुड़ा रहता है। ग्रुप का शरीर चारों से एम्बियन नामक झिल्ली से घिर जाता है। भ्रूण एम्बियन के बीच का एमनियोटिक द्रव भ्रूण की रक्षा करता है। 4 महीने के भ्रूण अपना हाथ पैर हिला सकता है। ठीक, मतलब मूवमेंट कब स्टार्ट हो जाता है? लगभग 4 महीने का जब होता है बेबी, तो मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। किकिंग वगैरह, किक करना, ये सारी चीज़, मतलब मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। राइट। आप फील कर सकते हो। अंडाणु निषेचन के 9 महीने यानी 270 यानी 270 से 290 दिन की अवधि, राइट, के बाद बच्चे का जन्म होता है। ठीक। और अप्रॉक्स अगर पूछा जाए तो 280 डेज वैसे नॉर्मली बोलते हैं, तो वही 270 से 290, ठीक, इसी के बीच में। इसे गर्भावस्था या गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। क्लियर। हार्मोन भी बहुत अच्छे से मैंने बताया आपको। जीव शरीर में उपस्थित विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा कुछ रासायनिक पदार्थों का श्रावण होता है जिन्हें हार्मोन कहते हैं। यह जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये हार्मोन शरीर में जैविक क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय करते हैं। इन विशिष्ट रासायनिक पदार्थों का श्रावण जीव के शरीर में स्थित विशिष्ट ग्रंथियों द्वारा होता है। राइट सरकार। आगे चलो। अब ये कौन सी होती हैं? सबसे पहले बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये नलिका युक्त ग्रंथियाँ हैं। ये अपने स्राव को अपनी नलिकाओं द्वारा शरीर के उस भाग के धरातल पर मुक्त करती हैं जहाँ ये विशिष्ट कार्य करती हैं। दुग्ध की ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ, अश्वग्रंथियाँ, ये बाह्य ग्रंथियाँ हैं। ठीक। दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं, लार ग्रंथियाँ होती हैं, अश्वग्रंथियाँ होती हैं, ये हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, बाह्यस्रावी होती हैं। अंतःस्रावी कौन सी होती हैं बेटा? जिसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। ये ग्रंथियाँ नलिका विहीन होती है। इन ग्रंथियों का स्राव सीधा रक्त परिसंचरण में होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र द्वारा इनका परिवहन पूरे शरीर में होता है। इन्हीं ग्रंथियों के स्राव को हार्मोन कहते हैं। राइट। जैसे आपका पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, थायराइड ग्रंथि होती है।
क्लियर। तो हार्मोन हम किसे कहते हैं? अपने अंतःस्रावी ग्रंथियों को, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों को नहीं, दिमाग खराब हो गया, पगला गए हैं हम, इन्हीं मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को पिट्यूटरी ग्रंथ एंड थायराइड ग्रंथ आदि के स्राव को, राइट। मिश्रित ग्रंथ, मिक्स ग्लैंड, इसके अंतर्गत ऐसी ग्रंथियां आती हैं जो बाह्यस्रावी अंतःस्रावी दोनों प्रकार की होती हैं, जैसे हार्मोन स्राव करने वाली ग्रंथियां एवं अंग। अंतःस्रावी ग्रंथ, ये ग्रंथ नलिका विहीन होती हैं। कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्न प्रकार हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्रंथ, ये ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। कहाँ होती है? मस्तिष्क में। इसके द्वारा निम्न हार्मोन स्रावित होता है, ठीक। वृद्धि सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, जिसको एसटीएच बोलते हैं, राइट। यह शरीर की वृद्धि, विशेषतः हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, राइट, का नियंत्रण करता है। वही इसकी अधिकता से भीमकायत्व या जायगैंटिज्म अथवा एक्रोमिगली विकार उत्पन्न हो जाता है, जिससे मनुष्य का आकार काफ़ी लंबा हो जाता है। इसकी कमी से बौनापन होता है। पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। जो कुछ लोग की हाइट एकदम नहीं बढ़ती, बहुत बौने, देखा है आपने सर्कस वगैरह में स्पेशली देखा होगा, मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, जो बिल्कुल हाइट तो बढ़ जाती है, बच्चे की तरह लगते हैं। हमारे कॉलेज में, जब मैं कॉलेज में थी ग्रेजुएशन में, तो मुझे याद है होम साइंस डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ एक लड़की आती थी। आप ये समझ लो उसकी पूरी लंबाई आपके जो है कितनी बड़ी, आपकी वेस्ट तक आ रही होगी, बस वेस्ट से भी नीचे, ठीक है, थाई वगैरह इतनी ही छोटी थी। तो गर्ल्स वगैरह उसको देख के हंसती भी थी, हालांकि हंसना नहीं चाहिए कभी भी किसी का, मतलब अगर आपको किसी को पेन देते हो ना, तो वो रिवर्स होता है, मतलब किसी को दर्द तकलीफ़ दे के अगर कोई एक्सपेक्टेशन करता है कि हम हैप्पी रहेंगे, तो नहीं होता। बड़े बड़ों को मैंने देखा है, अच्छे अच्छे मतलब रजवाड़े ख़त्म हो गए। तो किसी को दर्द नहीं देना चाहिए, कोशिश यही करो, ठीक। चलो, यह शरीर के, ये हो गया बेटा। तो बौनापन किस वजह से होता है? वृद्धि या सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन के कारण, एसटीएच के कारण, सॉरी नहीं था, मतलब वो हो रहा है सब थोड़ा सा। थायरोट्रॉपिक हार्मोन, TSH, ठीक। थायरोट्रॉपिक हार्मोन क्या होता है बेटा? यह थायराइड ग्रंथ को अंतःस्रावित करने के लिए प्रेरित करती है। तो एक TSH होता है जो थायरोट्रॉपिक ग्रंथ होता है, एक STH होता है जो सेमेटोट्रॉपिक हार्मोन होता है। सेमेटोट्रॉपिक हार्मोन हमारा बौनेपन के लिए, मतलब ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसकी कमी से जो बौनापन हो जाता है थायराइड ग्रंथ से, अपना जानते ही हो क्या होता है, ठीक। चलो आगे चलो। थायराइड ग्रंथ, थायराइड ग्लैंड्स, यह ग्रंथ श्वास नली के दोनों ओर लैरिंक्स के नीचे स्थित होता है। इसका हार्मोन थायरॉक्सिन या टेट्रा आयोडोथायसेनिन है। इन हार्मोन में आयोडीन अधिक मात्रा में रहती है। यह हार्मोन मनुष्य की सभी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। फलतः इसे अंतःस्रावी तंत्र को पेस मेकर भी कहते हैं। पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड, ठीक। अंतःस्रावी तंत्र को पेस मेकर भी बोलते हैं। यह हृदय स्पंदन की दर को प्रभावित करता है, प्रभावित कर शरीर के तापक्रम को प्रभावित करता है। यह हार्मोन पिट्यूटरी के साथ सहयोग कर शरीर में जल संतुलन को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है, ठीक। बच्चों में क्रेटिनिज्म नामक रोग हो जाता है, जिससे उनका मानसिक शारीरिक विकास नहीं हो पाता। यौनारंभ के बाद इन हार्मोन की कमी से शरीर के बाल गिरने लगते हैं, सॉरी, राइट। फिर आ गया आपका पैराथायराइड ग्रंथ, पैराथायराइड ग्लैंड्स। यह थायराइड ग्रंथ के पीछे स्थित होता है। यह हार्मोन शरीर में कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण एवं नियमन करता है। अधिवृक्क एड्रिनल ग्लैंड्स, राइट। यह ग्रंथि
वृक्क के ऊपरी सिरे पर अंदर की ओर स्थित होती है। इसके दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। पॉइंट शुड बी नोटेड। अद्रिविक या एड्रिनल ग्रंथ के 2 पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित हार्मोन ग्लूकोकार्टिकॉइड, यह हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय कहते हैं, राइट, उपापचय करते हैं। देखिए है कितना, थोड़ा सा देखो कितना ज़्यादा नहीं है। चल ये लास्ट है बच्चा, है ना, ये कर लेते हैं फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा कम से कम। एड्रिनल लिंग हार्मोन, राइट, यह हार्मोन पेशियों तथा हड्डियों के परिवर्धन, बाह्य लिंग बालों के उगने, यौन आचरण का नियंत्रण करते हैं। स्त्रियों में इस हार्मोन की अधिकता से चेहरे पर बाल बढ़ने लगते हैं, जिसे एड्रिनल वेरिलिज्म कहते हैं। मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन एड्रिनलिन क्रोध, डर, तनाव की स्थिति। बहुत अच्छे से मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन किया। प्लीज़ बेटा आप थोड़ा सा जाना, प्लीज़ स्क्रॉल करके वीडियो आप देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। और भी ज़्यादा क्रोध, डर, तनाव, इसका स्राव जो है अधिक होता है, ठीक। फलता इन परिस्थितियों में उचित कदम उठाने का निर्णय लेते हैं। किसके द्वारा? हम एड्रिनलिन, ठीक, मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन जो है एड्रिनलिन, राइट। फिर नॉर एड्रिनलिन, यह हार्मोन शरीर की समस्त रुधिर वाहिनियों को संकुचित करता है, जिससे रुधिर दाब बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एड्रिनल ग्रंथ से स्रावित होने वाले हार्मोन की अधिकता से कुशिंग रोग, जिसमें हड्डियां अनियमित हो जाती हैं। एड्रिनल वेरिलिज्म, जिससे स्त्रियों के चेहरे पर बाल उग जाते हैं, ऑलराइट, जैसे रोग हो जाते हैं। हार्मोन की अधिक स्राव से निर्जरीकरण या एडिसन रोग हो जाता है। ये डिजीज़, ये थोड़ा पढ़ लेना कौन सा किसके बाद, कई बार थोड़ा नोट कर लेना या पिक्चर क्लिक करके अपने पास रख लो, ठीक। एवं सोडियम एवं पोटेशियम की कमी कांस रोग को जन्म देती है, जिससे रोगी मर भी जाता है। चलो, एक थाइमस ग्रंथ। थाइमस ग्रंथि कौन सी होती है बेटा? यह ग्रंथि वृक्ष में आगे से स्थित होती है। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड्स, राइट। उसके बाद वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। यह हार्मोन शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनाने में सहायक होती है। ये बेटा वृक्ष नहीं है, वक्ष होना चाहिए ना, शायद थोड़ा सा राइटिंग का है। यह हार्मोन शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनाने में सहायक होती है। लिम्फोसाइट को जीवाणु, एंटीजेंस तथा एंटीजेंस को नष्ट करने के लिए प्रेरित करती है। ये शरीर में एंटीबॉडी बनाकर शरीर का सुरक्षा तंत्र स्थापित करने में सहायक होती है, राइट सरकार। तो ये हमारा इट वाज ऑल अबाउट, हो गया ना, सहायक होती, राइट। सो बेटा हमारा ये हो गया। एंड हैंड रिटन नोट जो मेरे पास अभी अवेलेबल थे इधर, और भी कुछ हमें अवेलेबल होता है तो हम वो भी देंगे आपको। फ़िलहाल 12th का हमारा हो गया। अब आई विल ट्राई कि मैं अभी तो कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे दूँगी, क्योंकि थ्योरी बहुत हो गया, पक चुके होंगे आप भी पढ़ के, है ना। थोड़े क्वेश्चंस हो जाएंगे, दोनों साथ साथ चलेगा, तभी हमारी तैयारी को मजबूती मिलेगी, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, इसके बाद मैं 11th पे आऊँगी, और 11th का कंप्लीट होने के बाद फिर हम 10th पे आएंगे, फिर 9th पे आएंगे। ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम इकोनॉमिक्स पे जम मारेंगे, ठीक। इकोनॉमिक्स के कुछ हमने दे रखे हैं। एंड इकोनॉमिक्स के जो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, बच्चा बिल्कुल चिंता मत करना, बोर्ड एग्ज़ाम से पहले मैं पूरा कंटेंट इकोनॉमिक्स में फुल इंग्लिश में ही दूंगी, कोशिश करूँगी। हिंदी भी मेरे पास है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हिंदी भी आपको दे दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट चूँकि उसके टर्म्स जो हैं इंग्लिश में ही, मतलब ज़्यादा कंफर्ट जोन में आप रहोगे। होम साइंस हिंदी में देने का रीज़न ये है कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं हमारे हिंदी मीडियम के हैं, तो सिर्फ दिखाने के लिए पढ़ाने का कोई मीनिंग नहीं होता है।
पढ़ाने के लिए पढ़ाने का होता है। ये नहीं दिखाना है हमें बहुत इंग्लिश आती है, हमें ये दिखाना है कि हम जिसको डिलीवर कर रहे हैं वो क्या, वो किस चीज़ में, मतलब कंफर्ट जोन में कहाँ कंफर्ट, वो अगर कंफर्टेबल है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, ठीक है ना। तो मेजॉरिटी जो है होम साइंस का हिंदी मीडियम में है, इसलिए सारे कंटेंट हम हिंदी में दे रहे हैं। और इकोनॉमिक्स में दोनों रहेंगे, तो आप ये मत सोचिए सिर्फ इंग्लिश दूंगी, मैं इंग्लिश भी दूंगी और हिंदी भी दूंगी, ठीक है ना। तो पर प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, राइट, बेल आइकन एंड नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ अपने सजेशंस भी दीजिए, नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा आप क्या चाहते हो, राइट। मतलब आई शुड नो, फाइनली आई शुड नो कि मतलब व्हाट डू यू वांट, राइट। आपको कैसा है, क्या फील कर रहे हो, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपके सजेशंस हमें मोटिवेट करेंगे, राइट। नहीं तो ऐसे कथा चल रही है, सुन ले रहे हैं, हाँ ठीक है, वो तो सही है, बट अगर आप अपना बताओगे कुछ, दिस इज़ टू वे कम्युनिकेशन, राइट। और आगे चल के अभी हमारे क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं बेटा, पेड बैच। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन to take admission in TGT PGT home science and TGT PGT आपका इकोनॉमिक्स, राइट, एज वेल एज सीटेट ऑल्सो, देन आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, देन आई विल कॉन्टेक्ट टू यू एंड आई विल एड यू इन माई ग्रुप एंड ऑल, जो भी आपका करूँगी मैं। एंड ये चीज़, और प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है ना। ये बहुत ही बड़ा ब्रॉड प्लेटफॉर्म है और सिर्फ होम साइंस इकोनॉमिक्स तक नहीं रहेगा, आगे चल के बहुत ही ब्रॉड लेवल पे आएगा। शुरू तो मैंने किया था जब अर्चना इकोनॉमी का डाला था, तो यही सोचा था इकोनॉमिक्स, बट जब हमारे पास सब कुछ है तो हम क्यों डिलीवर ना करें, ठीक। तो हो सकता है आगे चल के अर्चना एकेडमी हो जाए, अर्चना क्लासेस हो जाए नहीं मालूम क्या होगा, ये तो आपके सपोर्ट पे डिपेंड करता है कि आप कैसा अपना रिस्पांस देते हो। प्लीज़ अपने रिस्पांस दिखाइए एंड शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक ये कंटेंट पहुंचाइए, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ, मैं आपको कहीं ऐसे फेक नहीं दे रही हूँ, कुछ भी ऐसे उठा के भर दिया नहीं, रिलायबल है, ट्रस्टेबल है, यू कैन ट्रस्ट, राइट। सो डियर ऑल, इट वाज ऑल अबाउट टुडे एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मदमस्त रहिए, और दुनिया को भेजिए तेल लेने।